हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्ज़ाम होगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं मेरे भाई, उन सारे क्वेश्चनों को रट लेना, क्योंकि मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एसएससी जीडी की एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का एग्ज़ाम कौन सी तारीख को है और मेरे भाई कौन सी शिफ्ट में है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। सवाल तुम्हारे सामने 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे कि मौलिक कर्तव्य मेरे भाई संविधान के किस भाग में है। अगर मेरे भाई मैं आपको संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट भागों के बारे में बताना चाहूँ, तो अगर कोई पूछे कि बताओ संविधान के भाग नंबर 1 में क्या है, तो आप बोलेंगे संविधान के भाग नंबर 1 में संघ और उसका क्षेत्र है। मैं तुमसे दूसरे भाग के बारे में पूछूं तो संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता है। क्या है मेरे भाई? नागरिकता। संविधान के तीसरे भाग में क्या है? आप बताएंगे कि सर तीसरे भाग में तो मौलिक अधिकार हैं। क्या है? मौलिक अधिकार। मैं बात करूं संविधान के भाग 4 में क्या है, आप बोलेंगे नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है मेरे भाई? नीति निर्देशक तत्व हैं। मैं आपसे पूछूं कि संविधान के भाग 4A में क्या है, तो 4A में है आपके मौलिक कर्तव्य। इसका मतलब मेरे भाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताओं में से एक है? जो आपकी पूंजीगत वस्तु होती है ना भाई, इनकी विशेषता मेरे भाई आपको बतानी है। क्या पूंजीगत वस्तु निम्न स्तर की वस्तु होती है? क्या घटिया वस्तु होती है, टिकाऊ होती है, सस्ती होती हैं? तो मेरे भाई बात करेंगे पूंजीगत वस्तुओं के बारे में। ये पूंजीगत वस्तु होती क्या है? पूंजीगत वस्तु है जैसे कि कोई मशीन। अब मान लो तुमने कोई मशीन खरीदी है, तो ये एक तुम्हारी क्या है? पूंजी है। तो इसको हम पूंजीगत वस्तु के रूप में मान सकते हैं। मान लो कि तुमने कोई वाहन खरीद लिया, जैसे कि मान लो तुमने ट्रक खरीद लिया या फिर और कोई साधन खरीद लिया, तो ये भी तुम्हारा किस में आएगा? पूंजीगत में आएगा। तो ये सारी की सारी वस्तु क्या होती है मेरे भाई? टिकाऊ चीज़ें होती हैं। अरे भाई मान लो तुमने कोई व्यवसाय शुरू किया और तुमने आज उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कोई मशीन खरीदी, तो अब ऐसा थोड़ी है कि वो मशीन कल ही खराब हो जाएगी या फिर कल ही तुम उसको बेच दोगे। आज खरीदोगे कल बेच दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। मान लो कि तुमने एक ट्रक खरीद लिया, अब आज तुमने ट्रक खरीदा और कल ही वो खराब हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। या फिर आज तुमने ट्रक खरीदा और कल ही तुमने उसको बेच दिया, तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। ये पूंजीगत वस्तु है, इनको हम कोई भी रोजगार शुरू करने के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए खरीदते हैं। और ये सारी की सारी चीजें क्या होती है मेरे भाई? टिकाऊ चीजें होती हैं। मान लो तुमने मोबाइल खरीदा है, तो मोबाइल टिकाऊ है मेरे भाई, कल ही थोड़ी खराब हो रहा है मोबाइल। आइए, कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार है? मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे कि कनक रेले का संबंध मेरे भाई आपके किससे संबंध रखती है। तो मेरे भाई बताएंगे कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर जो कनक रेले हैं उनका संबंध तो आपके मोहिनी अट्टम से है। ठीक है मेरे भाई, कनक रेले का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम। अब जो मोहिनी अट्टम है ये कहाँ का है? आप बोलेंगे कि सर ये तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम की और भी कलाकार हैं, जैसे कि मेरे भाई आप बोलेंगे के कल्याणी अम्मा। तो के कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से है। मैं आपसे बात करूं कनक रेले के बारे में, हम बात कर चुके हैं, कनक रेले का संबंध मोहिनी अट्टम से। मैं बात करूंगा किसके बारे में? गोपिका वर्मा।
गोपिका वर्मा का संबंध भी मोहिनी अट्टम से है। मैं बात करूंगा मेरे भाई जयप्रभा मेनन का, किसका मेरे भाई, जयप्रभा मेनन का, ये भी मोहिनी अट्टम से संबंध रखती है। मैं बात करूंगा सुनंदा नायर का, सुनंदा नायर का संबंध भी मोहिनी अट्टम से है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम केरल का है। के कल्याणी अम्मा, कनक रेले, गोपिका वर्मा, जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, ये सारी की सारी कलाकार किसकी है, आपके मोहिनी अट्टम की है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उनके लिए जीके का, रीजनिंग का, मैथ का और करंट अफेयर का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको चारों सब्जेक्टों के पीडीएफ आपको मिलेंगे। उन पीडीएफों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, साथ में सारे क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन होगा। मेरे भाई पीडीएफ के जैसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में आ रहे हैं। अब से पहले की जो शिफ्ट हुई है ना, उनमें भी मेरे भाई इस पीडीएफ से क्वेश्चन आए हैं, और अब से आगे की जो शिफ्ट होंगी उनमें भी मेरे भाई गारंटी है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो मेरे भाई मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है और ये लास्ट टाइम है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपये के पीडीएफ से आपको मान लो 30-40 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिल गए तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है। और भाई पीडीएफ है ये, पीडीएफ को आप सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कभी भी पढ़ सकते हो। अगर आप ट्रेन में जा रहे हो ना, तो ट्रेन में भी आप पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो बेहतरीन लेवल का पीडीएफ है और चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हैं। क्लियर मेरे भाई? तो जिनको चाहिए नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और खाली स्थान में समाप्त हो जाता है। अरे जो रबी की फसल है, अब रबी की फसलों के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, ऐसा कोई नहीं है जो रबी की फसल के बारे में ना जानता हो। भाई 3 तरीके की फसल होती है, एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल, और एक होती है मेरे भाई जायद की फसल। खरीफ की फसल मेरे भाई बरसात के मौसम में होती है, जैसे कि बाजरा हो गया, ठीक है भाई, मक्का हो गया, ये आपके खरीफ की फसल है। रबी की फसल सर ये सर्दी के मौसम में होती है, जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया। मैं जायद की फसल की बात करूं, ये गर्मी के मौसम में होती है, जैसे कि मेरे भाई तरबूज हो गया, इसके अलावा खरबूज हो गया, इसके अलावा मेरे भाई ककड़ी हो गया, ये जायद की फसल है। तो जो रबी की फसल है अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और मार्च अप्रैल में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, टमाटर का लाल रंग खाली स्थान की उपस्थिति के कारण होता है। तो बताओ मेरे भाई, जो टमाटर है उसका लाल रंग होता है। अब टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? क्या उसमें एलिजरीन की उपस्थिति के कारण, बीटा कैरोटीन, लिमोनिन, या फिर आपका लाइकोपिन? तो सर टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संजना बथुला किस खेल से जुड़ी हुई है? कोई बताएगा कि संजना बथुला का संबंध आपके किस खेल से है? तो आप बताएंगे रोलर स्केटिंग से है। किससे मेरे भाई? आपके रोलर स्केटिंग से है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल आपके सामने, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? कितने बच्चे हैं मेरे भाई जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? तो मौर्य वंश के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, तो आप बताएंगे कि सर मौर्य वंश के संस्थापक तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अब ऐसे बहुत सारे वंश हैं जिनके मेरे भाई संस्थापक आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बता दो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, फटाफट
मेरे भाई ये चीजें कमेंट करो, ठीक है भाई, फटाफट कमेंट कर दीजिए। मैं तुमसे बात करूंगा कि बताओ गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। मैं आपसे बात करूंगा कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है। मैं आपसे बात करूंगा लोदी वंश का संस्थापक कौन है। मैं आपसे बात करूंगा मेरे भाई गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है मेरे भाई, फटाफट आंसर कीजिए। तो आप बोलेंगे कि सर हर्यक वंश का संस्थापक वो तो बिंबिसार है। मैं बात करूंगा गुप्त वंश का, आप बताएंगे कि सर वो तो श्रीगुप्त है। मैं बात करता हूं राष्ट्रकूट वंश का, तो आप बताएंगे कि सर वो तो दंती दुर्ग है। मैं बात करूंगा लोदी वंश का, तो आप बात करेंगे कि सर वो तो बहलोल लोदी है। कौन है मेरे भाई? बहलोल लोदी है। मैं बात करूंगा गुलाम वंश का, आप बताएंगे इसका तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक है। मैं तुमसे बात करूं कि बताओ पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, आप बताएंगे कि वो तो सिंह विष्णु है। कौन है मेरे भाई? सिंह विष्णु है। मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई मैत्रक वंश का संस्थापक आपका कौन है। ठीक है मेरे भाई, तो मैत्रक वंश के संस्थापक के बारे में कौन मुझे बता सकता है? ठीक है मेरे भाई, है कोई ऐसा बच्चा जो मुझे बता सके मैत्रक वंश का संस्थापक मेरे भाई आपका कौन है? मान्यखेत तो इनकी राजधानी थी कि मेरे भाई, ठीक है। मैत्रक वंश का संस्थापक मेरे भाई आपसे पूछा गया है, तो मैत्रक का है आपका भट्टारक। ठीक है मेरे भाई, मान्यखेत तो मतलब एक गांव का नाम है, राजधानी थी, ठीक है मान्यखेत। तो ठीक है, मैत्रक का संस्थापक कौन है? आपके भट्टारक। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला है मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? तो बताइए मेरे भाई, जो पेट्रा ड्यूरा है, जो पच्चीकारी है वो क्या है? ताजमहल की दीवारों पर तैल का चित्रण, मुगलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्तम गुणवत्ता के वस्त्र, मौर्य काल की मूर्ति शिल्पकला, दीवारों के उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना। तो मेरे भाई आप बोलेंगे कि जो पच्चीकारी है, जो पेट्रा ड्यूरा है वो क्या है? दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना। अरे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पहले के किले हो गए, महल हो गए, उनमें क्या होता है, जैसे मान लो संगमरमर है यानी जो मार्बल है, उस मार्बल में मेरे भाई क्या होता था कि ठीक है उसमें फूलों की डिजाइन, जैसे मान लो ये मार्बल का कोई टुकड़ा है, ठीक है, तो इसमें इस तरीके से ऐसे मतलब जगह जगह कुछ फूल, ठीक है, हरे पीले रंगों के फूल तो ठीक है बनाए जाते थे इसमें, तो इसको मेरे भाई पच्चीकारी बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल है भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? अब मेरे भाई ठंड का मौसम कहाँ होता है? ये तो सबको पता है भाई। अरे गर्मियों में लोग घूमने कहाँ जाएंगे? सर जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे। जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? उत्तर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ठंडी जलवायु उत्तरी भारत में है। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रसिद्ध स्थल मोहसिन राम के संबंध में सही है? तो मोहसिन राम का संबंध बताओ मेरे भाई, क्या बात सही है? यह पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है क्या? यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है क्या? तो मेरे भाई मोहसिन राम का मतलब क्या है? जो मोहसिन राम नाम की जो जगह है, इसमें मेरे भाई सबसे ज्यादा बरसात होती है। ठीक है भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा बरसात कहां पर होती है? मोहसिन राम में होती है। तो मेरे भाई यह पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है, बिल्कुल है। यह मेघालय राज्य में स्थित है, बिल्कुल है। तो ए और बी दोनों बात आपकी सही हो जाएंगी। अगला सवाल आपके सामने है, लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, कोई पैसा नहीं लगता। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? तो सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? तो अगर मेरे भाई देखो, मैं बात करता हूं किसके बारे में? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। मैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करता हूं। मैं बात करूंगा जैसे कि साक्षरता, ठीक है मेरे भाई, मैं बात करता हूं साक्षरता के बारे में। तो साक्षरता एक तो ज्यादा होगी, तो ज्यादा साक्षरता तो किसकी है मेरे भाई? तो सर वो तो लक्षद्वीप की है। और कम साक्षरता किसकी है? कम है मेरे भाई आपके दादरा नगर हवेली की। किसकी मेरे भाई? दादरा नगर हवेली की। राइट आंसर डी होगा। उसी तरीके से मान लो कि मैं बात करता हूं मेरे भाई आपके लिंगानुपात के बारे में। तो लिंगानुपात के बारे में अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, तो आप बात करेंगे पुद्दुचेरी का। मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहा हूं। मैं
मैं सबसे कम की बात करता हूँ, सबसे कम लिंगानुपात किसका है आप बताएंगे, दमन और दीव का है। मैं तुमसे बात करता हूँ मेरे भाई कि जो आपका जनसंख्या घनत्व होता है वो ज़्यादा घनत्व किसका है, तो ज़्यादा घनत्व है मेरे भाई आपके दिल्ली का। दिल्ली का घनत्व सबसे ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व, और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है मेरे भाई आपके अंडमान निकोबार का है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में मैंने आपको 6 चीज़ें बताई। 6 चीज़ें क्या हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूंगा साक्षरता। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है, लक्षद्वीप की, और सबसे कम किसकी है, दादर नगर हवेली की। मैं बात करूंगा लिंगानुपात में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, पुद्दुचेरी का, और सबसे कम लिंगानुपात किसका है, दमन और दीव का। मैं बात करूंगा जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, दिल्ली का, और सबसे कम किसका है, आपके अंडमान निकोबार का। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम है, तो मेरे भाई घटता क्रम बात हो रही पद्म पुरस्कारों में। तो देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं कि भारत में जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है वो क्या है मेरे भाई, आपका भारत रत्न। सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। उसके बाद में नंबर आता है किसका, पद्म विभूषण का। किसका मेरे भाई, पद्म विभूषण का। उसके बाद में नाम आएगा पद्म भूषण का। किसका मेरे भाई, पद्म भूषण का। और उसके बाद में नाम आता है मेरे भाई पद्म श्री का। तो आप इसको ऐसे याद रख लो मेरे भाई, ये ज़्यादा बड़ा नाम है तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार, ये इससे छोटा नाम भाई, इसमें तो 4 अक्षर है तो ये बड़ा पुरस्कार हो गया, इसमें 3 अक्षर है ये इससे छोटा, और इसमें तो 1 ही अक्षर है तो ये और भी छोटा। तो सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, उससे छोटा है पद्म भूषण, और उससे छोटा है पद्म श्री। राइट आंसर तुम्हारा डी है। अगले सवाल को देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मेरे भाई आप बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो आप बात करेंगे मेरे भाई संगम राजवंश ने। किसने मेरे भाई, आपके संगम राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कि जो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है मेरे भाई, जो विजयनगर जो आपका साम्राज्य है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक डाल लो मेरे भाई हमारा कौन सा, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है मेरे भाई, आप टॉपिक डाल लो विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करूंगा तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, आप बताएंगे। स्थापना हुई थी 1336 में। किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। मैं बात करता हूँ विजयनगर साम्राज्य पे कौन कौन से वंशों ने शासन किया था, तो 4 वंश ने शासन किया था। पहला मेरे भाई आपके संगम वंश है, दूसरा मेरे भाई आपका सुलूव वंश है। कौन सा मेरे भाई, सुलूव वंश। उसके बाद में तीसरा है मेरे भाई आपका तुलुव वंश, और चौथा वंश है मेरे भाई आपका अराविंदु वंश। कौन सा मेरे भाई, अराविंदु वंश। मैं बात करता हूं मेरे भाई विजयनगर साम्राज्य नष्ट कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1565 में। 1565 में राक्षस तांगड़ी के युद्ध में। ठीक है मेरे भाई, राक्षस तांगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य आपका नष्ट हो गया था। मैं बात करता हूं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम है, हम्पी इसकी राजधानी है। ठीक है, तो देखो मैंने बात की 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, संगम वंश के राजाओं ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। अब ये हरिहर और बुक्का है ये आपके संगम राजवंश से हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी वो तो हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया था। अब वो 4 वंश कौन कौन से हैं, एक तो संगम वंश, एक सुलुव वंश, एक तुलुव वंश और एक अराविंदु वंश। 4 वंश हो गए। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य नष्ट 1565 में हो गया था राक्षस तांगड़ी के युद्ध में। अगला सवाल है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हम मेरे भाई क्या बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, खाने का सोडा भी इसको बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है।
मैं अगर आपसे बात करूं मेरे भाई कि दोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है मेरे भाई, मैं बात करता हूं दोने का सोडा, जिसको हम दावन सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है मेरे भाई Na2CO3 होता है, ठीक है। एक तो है खाने का सोडा और एक है धोने का सोडा। तो खाने का सोडा NaHCO3 और धोने का सोडा Na2CO3। अगला सवाल आपके सामने है, हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है। अब हल्दी के बारे में आपने खूब सुना होगा। हल्दी मेरे भाई काफ़ी बार एग्जामों में पूछी भी जाती है कि हल्दी में कौन सा रासायनिक मौजूद होता है। क्या टार्टरिक अम्ल होता है, कैप्साइन होता है मेरे भाई, करक्यूमिन होता है या कैरोटीन होता है। तो आप बोलेंगे भाई देखो, जो टार्टरिक अम्ल है वो तो मेरे भाई इमली में होता है, ठीक है, इमली में टार्टरिक अम्ल है। जो कैरोटीन है वो गाजर में होता है। तो करक्यूमिन किस में होता है, आपके हल्दी में, ठीक है, करक्यूमिन होता है आपके हल्दी में। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है मेरे भाई, एक तो होता है मेरे भाई देखो प्रांतों में द्वैध शासन, एक तो होता है आपके प्रांतों में द्वैध शासन। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन की हम बात कर रहे हैं, प्रांतों में जो द्वैध शासन की बात कर रहे हैं, तो ये तो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, और एक है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें है मेरे भाई आपके केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है मेरे भाई, केंद्र में द्वैध शासन। तो प्रांतों में द्वैध शासन पूछे 1919, केंद्र में द्वैध शासन पूछे 1935। भाई प्रांत छोटा होता है तो छोटी सन, केंद्र बड़ा होता है तो बड़ी सन। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला है, भारत में भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमा साझा करते हैं। अब ये तो बिल्कुल आसान सवाल है मेरे भाई। भारत के साथ में एक तो पाकिस्तान की सीमा साझा करती है, एक अफगानिस्तान सीमा लगाता है, नेपाल भी लगाता है, भूटान भी लगाता है, चीन भी लगाता है। इसके अलावा जो आपका ठीक है, जो आपका बांग्लादेश है, ठीक है मेरे भाई, जो बांग्लादेश है वो भी लगाता है, जो म्यांमार है वो भी लगाता है। तो कितने देश सीमा साझा करते हैं भारत, स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूँ मैं, भूमि सीमा की बात कर रहा हूँ, तो 7 देश हैं। और एक देश ऐसा है मेरे भाई जो जल सीमा साझा करता है। ठीक है, जल सीमा, तो जल सीमा साझा कौन करेगा सर, वो श्रीलंका करेगा। ठीक है भाई, अरे श्रीलंका के साथ में जमीन थोड़ी टच है, पानी तो टच है। तो राइट आंसर तुम्हारा बी होगा। लोसर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो जो लोसर का त्योहार है ये कहाँ पर मनाया जाएगा, आप बोलेंगे कि सर ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, लोसर कहाँ पर मनाते हैं, लद्दाख में। अगला सवाल है, इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इंदौर घराने की जो स्थापना है वो आपके किसने की थी, आप बताएंगे उस्ताद आमिर खान ने। ठीक है मेरे भाई, किसने की थी मेरे भाई, आपके उस्ताद आमिर खान ने। अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूँ कि बताओ भीमसेन जोशी का संबंध मेरे भाई किससे है, कोई बता सकता है मेरे भाई भीमसेन जोशी का संबंध मेरे भाई आपके किस घराने से है, फटाफट कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। तो आप बताएंगे सर भीमसेन जोशी का घराना मेरे भाई आपके कौन सा है, किराना घराना। ठीक है, तो आमिर खान राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया था। तो पंजाब ने मेरे भाई किस तारीख को विधान परिषद भंग किया था, 1 जनवरी 1975, 1 जनवरी 1970, 1 जनवरी 1971, 1 जनवरी 1977। तो पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद भंग की थी, 1 जनवरी 1970 को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। तो सारे बच्चे बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो बिल्कुल सबको पता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो सबको पता है मेरे बेटे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये भी पता नहीं है ना, तो भाई उसकी तो फिर नौकरी इस जन्म में तो नहीं लग पाएगी, क्योंकि भाई बहुत सिंपल सवाल है भाई, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
अगला सवाल आपके सामने, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। के.एम. मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द गैलोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, ठीक है भाई। तो बताइए आपका कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, ठीक है। द गैलोरी ऑफ पाटन आपके किस भाषा में लिखा गया था, कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, ठीक है। तो गैलोरी ऑफ पाटन आपके गुजराती भाषा में लिखा गया था, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 3 है, ठीक है। पाटन जो शहर है ये गुजरात में ही है, ठीक है मेरे भाई। जो पाटन है ना, पाटन, ये आपके गुजरात में है, तो गुजरात राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में चेक्ड हिज मिरर को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया। बुक, ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, इनविटेबली, ठीक है, इनविटेबली कुछ ऐसा है। इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा गया, उस भाषा में बताइए मिरर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, तुमसे मिरर का कोड पूछा है तो मिरर इसमें भी है, मिरर इसमें भी है, तो ऐसा कुछ ढूंढ लो जो दोनों में हो। आप बोलेंगे AW इसमें भी है, AW इसमें भी है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। 34 में कितना जोड़ूं कि 51 हो जाए, तो मेरे भाई आप बात करेंगे 17 जोड़ दो। 51 में कितना जोड़ूं कि 85 हो जाए, तो आप बात करेंगे सर इसमें तो 34 जोड़ दो। 85 में कितना जोड़ूं कि 102 हो जाए, सर 17 जोड़ दो। 102 में 136 यानी 34 जोड़ दो। तो मेरे भाई एक बार 17, एक बार 34, एक बार 17, एक बार 34, तो अब की बार फिर 17 जोड़ दो। 136 में अगर तुम 17 जोड़ोगे तो 7 और 6 13, 3 4 और 1 5 यानी कि 153, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर लास्ट में A है, लेकिन यहाँ के तो लास्ट में B है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है भाई। इसमें ये जो B है ना, B, इसका मुंह इधर को है। अब इसमें भी ये जो B है इसका मुंह इधर को ही है। अगर मेरे भाई सेम टू सेम ही बनाना था तो फिर दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, मतलब ये भी गलत है। सर यहाँ पर A हमारे सीधे बने हुए हैं, यहाँ पर देखो A की टांग ऊपर कर दी, और टांग ऊपर करना गलत बात है, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर D है। अगला सवाल आपके सामने है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। तो मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है कि ऑप्शनों में से किसके बीच में होगा। ये ज़बरदस्त सवाल है मेरे भाई, इस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे मेरे भाई, ध्यान से देखो भाई, कैसे सवाल को कर पाएंगे। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो आंसर आएगा कितना, 96, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 96 आंसर आएगा। 96 में से 5 घटा दूं 91 आंसर होगा, जो कि यहाँ पर है। फिर इसी तरह से इनको जोड़ दूं मैं तो आंसर आएगा 128। 128 में से 5 कम करेंगे 123 आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको देख लो मेरे भाई, 84 को और 47, 7 और 4 11, 11 और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें से अगर मेरे भाई 5 घटाएंगे तो ये हो बचेगा तुम्हारा 14, ठीक है, और ये भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा। इसमें से 5 घटाएंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है मेरे भाई। 57 और 18 को जोड़ेंगे तो इस तरीके से तो ये आंसर भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा। एक सेकंड भाई, हाँ पहला ऑप्शन ही हो जाएगा भाई, ठीक है, पहला ही ऑप्शन हो भाई, ठीक है। देखो 84 को और किसको जोड़ेंगे, 47 को, तो ये होगा मेरे भाई 7 और 4 11, 131। 131 में से 5 घटाएंगे 126 आंसर होगा, बात खत्म। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। शुरू के 2 अक्षरों को जोड़ो 5 घटा दो, तीसरा आंसर आएगा। शुरू के 2 अक्षरों को जोड़ो 5 घटा दो, तीसरा आंसर आएगा। शुरू के 2 अक्षरों को जोड़ो 5 घटा दो, तीसरा आंसर आएगा। तो मेरे भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।